मेचल कॉमर्स गुजी पर। और आज से हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपके इकोनॉमिक्स में दो पार्ट हुए थे, एक आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है और दूसरा आपका इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट है। तो आज से हम आपका इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, शुरुआत से बिल्कुल कंसेप्ट बाय कंसेप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि आपको इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात बताई जाएगी। सबसे पहला टॉपिक है, आपको हेडिंग दिख रही होगी, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है? कॉलोनियल यानी कि वो जो लोग जहां पे जिसकी कॉलोनी में राज चलता है। मेरी कॉलोनी, मेरा इलाका, मेरी कॉलोनी है तो मेरा राज चलेगा। और एक्सप्लॉयटेशन यानी कि उसमें दो शोषण करना, गलत काम करना या उनकी कॉलोनी को नुकसान पहुंचाना। तो यहां क्या हुआ कि जो हमारी ब्रिटिश सरकार थी, आपको मालूम है कि जो भी हमारे ब्रिटिश सरकार थी, अंग्रेजों ने हम पे राज किया था। तो बेसिकली उसी के बारे में यहां बताया गया है कि कैसे ब्रिटिश सरकार ने जो हम पर राज किया था और राज करके जो हमारी जो इकोनॉमी थी उसको एक्सप्लोट किया था, बेकार किया था, उसके बारे में, है ना। तो मेनली क्या था, हमारी इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिश सरकार में क्या हो रहा था, हमारी कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। उनका मेन टारगेट क्या था कि हमारी इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर हैं सबको खराब कर दो। सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या था, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। पहला सेक्टर आया हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। तो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था इसको कैसे खराब किया गया वो मैं बताता हूं। इसमें एक सिस्टम चलता था, जमींदारी सिस्टम। एग्रीकल्चर सेक्टर में एक सिस्टम चलता था जिसे हम कहते हैं जमींदारी सिस्टम। अब इसमें क्या होता था, जो जमींदारी में होते थे, जो जमींदार होते थे, वो जमींदार कौन होते थे? ऑनर होते थे ऑफ द सॉइल। जो जमींदार होते थे वो कौन होते थे? सॉइल के ऑनर होते थे। उनको एक फिक्स्ड सम देना पड़ता था गवर्नमेंट को अपने लैंड से जो रेवेन्यू हो रहा है, यानी कि इनकी जगह से जो इन्हें फायदा हो रहा है उसका एक फिक्स्ड अमाउंट गवर्नमेंट को देना होता था। और उसके बाद वो फ्री रहते थे, अपने सॉइल पर जितना पैसा खर्च करना चाहे, कमाना चाहे, जैसे काम करवाना चाहे वैसे करवा सकते थे। दूसरी चीज, दूसरे लोग होते थे टिलर ऑफ द सॉइल। टिलर कौन होते हैं? वो लोग जो उनके लैंड पर उनके खेती बाड़ी करते थे, यानी कि जो मेन लोग खेती बाड़ी करते थे वो कौन होते थे? टिलर्स होते थे। टिलर्स खेती बाड़ी करते थे, सारा काम वो करते थे, लेकिन इनको जो पैसा मिलता था, जो चीजें मिलती थी वो बहुत ही कम मिलती थी उनके सर्वाइवल के लिए। और क्योंकि बहुत ही कम मिलती थी तो वो ना ही कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ना ही कहीं सरप्लस हो रहा था। और दूसरे हाथ पे क्या हो रहा था, जो जमींदार थे जिनको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल रहा था टिलर से, क्योंकि वो ओनर ऑफ द सॉइल थे, वो क्या करते थे, जो उनको ज्यादा रेवेन्यू हो रहा था वो अपनी लग्जरी लाइफ जीने में बिताते थे, है ना। थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भी करते थे, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे। इसकी वजह से हमारा जो पहला सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर वो खराब हुआ। किसकी वजह से? ब्रिटिश सरकार की वजह से। दूसरा सेक्टर था हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी कि कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर बाय ब्रिटिश रूल। इसमें क्या हुआ, इसमें क्या होता था, उस समय यानी कि आजादी के समय या हम जब गुलाम थे उस समय इंडिया में जो हैंडीक्राफ्ट चीजें, यानी कि हाथ से बनाई हुई चीजें जो होती थी वो ज्यादा बेची जाती थी, वो ज्यादा चलती थी। तो जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट था उसका एक वैल्यू थी, एक रेपुटेशन थी, वैरायटी ऑफ गुड्स से क्वालिटी थी। इसको डिस्ट्रॉय कैसे किया गया?
इसको डिस्ट्रॉय कैसे किया गया कि फॉरेन डिमांड फॉर द इंडियन हैंडीक्राफ्ट वर डिस्ट्रॉय बाय वे ऑफ हैवी ड्यूटी ऑन देयर एक्सपोर्ट। यानी कि जब इंडिया से माल बाहर जाता था, हैंडीक्राफ्ट गुड्स बाहर जाता था, तो उस पे ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाए गए, हैवी ड्यूटी लगाई गई ताकि वो माल ज्यादा बाहर नहीं जा पाए। दूसरा, डोमेस्टिक डिमांड फॉर द इंडियन हैंडीक्राफ्ट वाज डिस्ट्रॉय बाय वे ऑफ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश गुड। और जो घरेलू डिमांड थी इंडियन हैंडीक्राफ्ट की, वो कैसे डिस्ट्रॉय करी गई? इंपोर्ट आप कर लो, ब्रिटिश गुड्स का इंडिया में इंपोर्ट कर लो, लेकिन इंडियन गुड्स का फॉरेन में अगर एक्सपोर्ट करोगे तो काफी ज्यादा आपको टैक्सेस झेलने पड़ेंगे। ये कारण था जिससे हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो बर्बाद कर दिया ब्रिटिश सरकार ने। तीसरा सेक्टर, इंटरनेशनल ट्रेड, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें क्या होता था? इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है कि जब हम ऑल ओवर इंडिया से एक्सपोर्ट इंपोर्ट व्यापार करते हैं उसे इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। इंडिया में इंटरनेशनल ट्रेड कैसे खराब किया गया? एक डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी की वजह से। कौन सी पॉलिसी? डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी। यानी कि इसमें क्या होता था कि अगर आप ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया रॉ मटेरियल टू फुलफिल द इंडस्ट्रियल नीड्स इन ब्रिटेन, इंडिया से जो रॉ मटेरियल जाता था बाहर ब्रिटेन, वो तो ड्यूटी फ्री जाता था, यानी कि उस पर कोई टैक्स नहीं। लेकिन ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश गुड टू एक्सपेंड डिमांड फॉर ब्रिटिश गुड्स इन द इंडियन मार्केट। दोनों पॉइंट का मतलब यही है कि इंडिया से जो कच्चा माल होता था, रॉ मटेरियल होता था, वो ड्यूटी फ्री, उस पर कोई भी टैक्स, कोई भी पॉलिसी नहीं। लेकिन अगर इंडिया बाहर से कोई सामान मंगाएगा, बाहर से कोई चीज इंपोर्ट करेगा, तो उन्हें काफी ज्यादा टैक्सेस वगैरह देना पड़ता था। ये उनकी खुद की एक डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी बना रखी थी। यानी कि इंडिया क्या हो गया था? रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर हो गया था और फिनिश्ड गुड्स का इंपोर्टर हो गया था। कहां से? ब्रिटेन से। यानी कि वो ब्रिटेन को एक्सपोर्ट करता था रॉ मटेरियल और इंपोर्ट करता था फिनिश्ड गुड्स। तो ये हमारे 3 सेक्टर थे जो कि ब्रिटिश सरकार ने कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन इनका किया था। अब मैं बताऊंगा कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो कैसी थी, उसके क्या फीचर्स थे। यानी कि सेकंड हेडिंग जो है वो है हमारी फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहली एक इकोनॉमी थी जिसे हम कहते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमी। इसके बारे में मैंने एक सबसे पहले बस एक ही वीडियो डाली थी डेवलपमेंट की, उसमें समझाया था कि स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या होती है। ये वो इकोनॉमी होती है, सबसे पहली बात, इंडियन इकोनॉमी हमारी स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। और स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या होती है? जो ऐसा है कि कहीं फंस गई है, वो इकोनॉमी कहीं रुक गई है, या जो डेवलपमेंट हो रहा है वो बहुत ही धीरे धीरे हो रहा है कि आपको मालूम ही नहीं पड़ रहा कि डेवलपमेंट यार हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी हमारी क्या होती है? वो इकोनॉमी जिसमें एक तरीके से कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही, या ग्रोथ हो रही है तो बहुत ही ज्यादा धीरे कि आपको मालूम ही नहीं पड़ रहा कि ग्रोथ हो भी रही है या नहीं हो रही। वो हमारी कौन सी इकोनॉमी है? स्टैग्नेंट इकोनॉमी है। दूसरी इकोनॉमी जो थी हमारी वो थी बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी मतलब यानी कि धीरे धीरे जो हमारी इकोनॉमी होती जा रही थी वो पहले से भी बुरी होती जा रही। या बैकवर्ड इकोनॉमी हमारी वो इकोनॉमी कहलाती है जिसकी पर कैपिटा इनकम वो काफी लो होती है। मैं आपको बता दूं कि 1947 से 1948 में जो इंडिया की पर कैपिटा इनकम थी वो सिर्फ 230 रुपए थी, और पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही थी। बहुत से लोग ऐसे थे जो अपनी फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर यानी कि पॉवर्टी लाइन में थे,
जिस वजह से जो हमारी इकोनॉमी थी वो क्या थी, बैकवर्ड इकोनॉमी थी। उसके बाद बैकवर्ड यानी कि काफी बेकार, काफी पीछे। उसके बाद आ गया हमारा फीचर्स इंडियन इकोनॉमी का एक और, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, यानी कि जो हमारे एग्रीकल्चर में वर्क चल रहा था वो काफी पिछड़े हुआ था, क्योंकि कम से कम 72% उस समय जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर में काम कर रही थी, लेकिन जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था वो सिर्फ 50% लोगों का था। जो वो प्रोडक्शन करते थे वो काफी कम करते थे, और जो प्रोडक्शन वो करते थे वो सिर्फ इतना करते थे कि उनके खाने के लिए हो जाए। यानी कि जो वो फूड ग्रेन प्रोडक्शन करते थे वो सिर्फ इसलिए करते थे, वो बेचाबाची नहीं करते। उन्हें क्या है, आज हम बना लें और उसी को हम खा लें, यानी खाने के लिए प्रोडक्शन करते थे। फोर्थ था हमारा इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, इंडस्ट्री भी हमारी काफी बैकवर्ड एरिया की हो गई थी। कैसे? सबसे पहली चीज, जो भी हैवी इंडस्ट्री थी उनकी, और या बेसिक इंडस्ट्री थी उनकी, काफी ज्यादा कमी थी कंट्री में। मशीन का जो प्रोडक्शन, यानी मशीन से जो प्रोडक्शन होता था वो बिल्कुल खत्म हो गया था। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्री खराब हो चुकी थी। फॉर द बल्क ऑफ इट्स कैपिटल गुड्स रिक्वायरमेंट द इंडियन स्टडी वर डिपेंडेंट अपॉन इंपोर्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। अगर उन्हें कैपिटल गुड्स की जरूरत पड़ती थी, उसकी जरूरत के लिए वो किस पर डिपेंड थे, ब्रिटेन सरकार पर डिपेंड थे, क्योंकि वो वहां से इंपोर्ट करते थे। ये कारण थे जिसकी वजह से जो हमारी इंडस्ट्री थी वो भी काफी ज्यादा बैकवर्ड एरिया की हो गई थी। उसके बाद जो बेटा हमारा फिफ्थ पॉइंट था, फिफ्थ फीचर है, वो है हमारा रैम्पेंट पॉवर्टी। रैम्पेंट पॉवर्टी यानी कि उस समय जो हमारी पॉपुलेशन हो रही थी वो बढ़ती ही चली जा रही थी, लेकिन कुछ लोग, जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, कुछ लोग ऐसे थे जो 2 वक्त का खाना भी नहीं खा पा रहे थे, 1 वक्त का खाना भी नहीं खा पा रहे थे। इसकी वजह से हमारा क्या हुआ, पॉवर्टी भी बढ़ना शुरू हो गई। 6 था हमारा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, किसी से बात करने के लिए कम्युनिकेशन फैसिलिटी, यहां से वहां जाने में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, लाइट की फैसिलिटी, वाटर की फैसिलिटी, रेलवे की फैसिलिटी, ये सारी फैसिलिटी क्या कहलाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन उस समय ये सारी फैसिलिटी काफी ज्यादा पुअर थी। 7th पॉइंट मैं आपको बता चुका। वैसे तो 7th पॉइंट जो है वो है हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट। अभी अभी मैंने आपको बताया कि हमारा जो इंडिया था वो पूरा का पूरा ब्रिटेन पर डिपेंड था इंपोर्ट के लिए, चीजों के लिए। 8th पॉइंट था हमारा लिमिटेड अर्बनाइजेशन। लिमिटेड अर्बनाइजेशन यानी कि क्या होता था, इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन थी वो गांव में रहती थी। 1948 में सिर्फ 14% जो पॉपुलेशन थी वो अर्बन एरिया में थी, और बाकी जो 86% पॉपुलेशन थी वो रूरल एरिया में थी। और रूरल जो पॉपुलेशन होती है उनके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं होती एग्रीकल्चर वगैरह को देखते हुए, है ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ, पॉवर्टी हुई। 9th पॉइंट था वो था हमारा सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। ये मैं आपको फीचर बता रहा हूं हमारे इंडियन इकोनॉमी के, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। इसमें क्या होता था, इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो इंडियन की इकोनॉमी थी वो ना तो पूरी फ्यूडल थी और ना ही कैपिटलिस्ट थी, यानी कि वो या तो मिक्स इकोनॉमी थी या सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थी। यानी कि काम आप करो, आप काम करो, जैसे करना चाहो वैसे करो, लेकिन उसको कौन देखेगा, गवर्नमेंट देखेगी। इसकी वजह से भी हमारा जो प्रोडक्शन चल रहा था वो काफी ज्यादा बेकार चल रहा था। लास्ट का पॉइंट है हमारा कॉलोनियल इकोनॉमी, जो कि मैंने अभी आपको बिल्कुल शुरुआत में बताया कि कैसे हमारी ब्रिटिश सरकार ने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंटरनेशनल ट्रेड को बर्बाद किया था।
तो ये हमने फीचर्स जान लिए अपनी इंडियन इकोनॉमी के, और फीचर्स के बाद कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के बारे में जान लिया। अब एक एक करके जरा सभी सेक्टर को थोड़ा धीरे धीरे समझेंगे। और पहला सेक्टर जो मैंने अभी आपको बताया था, एग्रीकल्चर सेक्टर की हालत के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सबसे पहला पॉइंट, लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो हमारा प्रोडक्शन होता था, जो हमारा टोटल आउटपुट होता था, वो काफी ज्यादा लो था, काफी ज्यादा कम प्रोडक्शन होता था। काफी ज्यादा कम कैसे होता था कि जितने लोगों को चाहिए उतने लोगों को प्रोडक्शन नहीं मिल पा रहा था। प्रोडक्शन की जो रेट थी वो काफी ज्यादा कम थी। समझ में आ रही बात? यस। दूसरा पॉइंट था हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, इसका मीनिंग क्या है? हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी का मतलब कि जितने भी एग्रीकल्चर लोग बाग थे, जितने भी खेती बाड़ी करते थे, वो डिपेंडेंट रहते थे कि अच्छी रेनफॉल हो जाए तो अच्छा आउटपुट मिल जाएगा। ज्यादा बेकार मतलब कि ज्यादा रेनफॉल हो गई तो हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो वो कोई एफर्ट नहीं लगाते थे, कोई ऐसा चीज नहीं करते थे जिसकी वजह से हमारी जो फसलें हैं वो अच्छी हो। ना ही ब्रिटिश सरकार ने कभी करी, ना ही ब्रिटिश सरकार ने कुछ ऐसा किया जो उनके लिए वेल्स लगवाएं, कैनल लगवाएं ताकि जो अच्छे इरिगेशन मिले। तो इसकी वजह से हमारा क्या था, हम ज्यादा से ज्यादा रेनफॉल पर डिपेंड हो गए थे। तीसरा था एग्रीकल्चर सेक्टर का ही डोमिनेंस ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग। डोमिनेंस ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग, यानी कि जो भी फार्मिंग होती थी वो सबसिस्टेंट फार्मिंग होती थी। मतलब सिर्फ वो वही प्रोड्यूस करते थे जो से वो अपनी बेसिक नीड को या अपनी फैमिली की बेसिक नीड को फुलफिल कर ले। यानी कि सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? इट इज ए फॉर्म ऑफ फार्मिंग इन विच द क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड टू प्रोवाइड फॉर द बेसिक नीड ऑफ द फैमिली। यानी कि अगर आप यहां प्रोडक्शन किया जाएगा तो हमारे जो परिवार की बेसिक नीड है उनको फुलफिल करने के लिए करा जाएगा बस। फोर्थ पॉइंट, गल्फ बिटवीन ओनर ऑफ द सॉइल, गल्फ बिटवीन ओनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है कि एक सिस्टम चलता था जमींदार सिस्टम। उसमें जमींदार होता जाता जो ओनर होता था, और टिलर ऑफ द सॉइल जो वहां खेती बाड़ी करते हैं, उनके बीच में कभी भी बनी नहीं, उनके बीच में कभी भी बनी नहीं। फिफ्थ पॉइंट था स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग, इसका मतलब क्या है कि जो लोगों पे खेत थे, जो लोगों पे एग्रीकल्चर एरिया था, वो ऐसा नहीं था कि पूरा ऐसा हो। उन पर कैसे होते थे, थोड़ा एग्रीकल्चर एरिया यहाँ पर है, फिर कहीं किसी और का है, फिर थोड़ा वहां पर है, फिर थोड़ा यहाँ पर है, तो फिर थोड़ा यहाँ पर है, फिर थोड़ा यहाँ पर है, यानी कि टुकड़ों में बिखरे रहते थे। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग, तो इन टुकड़ों की वजह से जितना इन पर हो सकता है इन एरिया में उतना ही हो पाता। अगर यही मान लो पूरा एरिया ऐसा होता तो प्रोडक्शन और अच्छा होता, प्रोडक्शन और ज्यादा होता। सिक्स पॉइंट था लैंड रेवेन्यू सिस्टम। वो मैंने आपको शुरुआत में ही पढ़ाया, जमींदार, टिलर ऑफ द सॉइल। जमींदार को गवर्नमेंट को एक फिक्स्ड परसेंट देना पड़ता है, लेकिन टिलर ऑफ द सॉइल को इतना पैसा नहीं मिलता कि जो कहीं इन्वेस्ट कर सके। सरप्लस वैसे बस थोड़ा बहुत ही मिल पाता है। उसके बाद जो एग्रीकल्चर सेक्टर का सेवेंथ पॉइंट था वो था फोर्स्ड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फोर्स्ड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि
आपको अभी मैंने बताया था, क्या बताया था कि बेटा यहाँ जो प्रोडक्शन होता था वो सिर्फ अपने लिए होता था, लेकिन अब जितने भी एग्रीकल्चर एरिया थे उन्हें फोर्स किया जा रहा था कि वो जितने भी सेल्फ कंजप्शन के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए प्रोड्यूस ना करें, अब वो उन गुड्स को मार्केट में उतारें। यानी कि अब वो गुड्स बनाए जो मार्केट में वो बेच सके, जो मार्केट में वो सेल कर सके, उसे हम कह रहे थे फोर्स्ड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, है ना। तो बेटा ये सभी पॉइंट यानी कि आज की वीडियो में इतना ही। ये सारे पॉइंट वो थे। आज हमने फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ा, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन पढ़ा, एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पढ़ा। अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर से। इंडस्ट्रियल सेक्टर से वीडियो में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट करना वीडियो पर, और चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।